नमस्कार, खबर फास्ट पर फरीदाबाद ई संचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज ई संचार में बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां कोरोना काल में लोग कितने प्रभावित हुए और सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों ने उनका कोरोना के संकट काल में कितना साथ दिया। हमारे साथ जुड़ेंगे फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता और पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कोरोना काल में अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, कितनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई और जनता का कितना साथ दिया। क्योंकि जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें अपना जनप्रतिनिधि तो चुना, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, ये जानना भी जनता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी के लिए खबर फास्ट ओल्ड फरीदाबाद और पृथला की जनता को एक खास मौका दे रहा है अपने विधायक से सवाल पूछने का, जिसका विधायक सीधा जवाब देंगे। फोन नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने क्षेत्र के विधायक से जुड़ सकते हैं और सीधा सवाल पूछ सकते हैं। वहीं हम भी विधायक से कोरोना काल में सामने आई चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए गए, इन तमाम मसलों को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर ओल्ड फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कोरोना काल 3 हमने इसकी लहरें देखी हैं, तीसरी वेव अभी चल रही है। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी और इस कोरोना के संकट काल में आपकी तरफ से कितना सहयोग अपने हलके की जनता का किया गया? देखिए, इस बार जो लहर आई है, इस बार जनता को बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। बहुत खांसी जुकाम के द्वारा जो लोग परेशान होते हैं वो घर में ही अधिकतर लोग ठीक हुए हैं। पर जो दूसरी लहर जो आई थी, विश्वव्यापी महामारी, बहुत ही दुखद घटना थी और उसका हमारे फरीदाबाद की जनता के साथ मिलकर हमने पूरा उसका फेस किया और जनता को जो सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेवारी थी प्रशासन के साथ मिलकर उसको बखूबी निभाया। हमने अपने कार्यालय से 2 महीने लगातार भोजन की व्यवस्था की और जिन जिन क्षेत्रों में लोगों को भोजन नहीं था वहां उनको भोजन पहुंचाया। जहां भी उनके इलाज की व्यवस्था की हमने करने की जरूरत थी, वहां प्रशासन के साथ मिलकर उसका भी इंतजाम कराया। रेड क्रॉस के साथ मिलकर भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद और अपने संघ के भी बहुत ही स्वयंसेवी संगठनों ने काम किया। मैं विशेष रूप से हमारे जो गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 15 के लोग हैं उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गुरुद्वारे से रोजाना 30,000 पैकेट बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में बांटे और हमें पूरा जो भी ये महामारी आई थी उसको पूरी अपनी तरह से हमने कोशिश की कि हमारे किसी भी निवासी को या रेजिडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पर सर ये भी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब ईमानदारी से यहाँ पर एक एक चीज बताइएगा आंकड़ों के साथ, क्योंकि जनता, आपके हलके की जनता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेगी और फोन पर आपसे कुछ भी सवाल जो है अपने हलके को लेकर वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे में ईमानदारी के साथ आप बताइएगा, आप जिस तरीके से अपने काम गिनवा रहे हैं, जनता के बीच आप कितनी बार पहुंचे? और ठीक है, अभी इतना ज्यादा इसका ये घातक नहीं है थर्ड वेव जो है, लेकिन पहले की जो 2 लहर गई है कोरोना की वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो क्या उस दौरान भी आप जनता के बीच पहुंचे थे? कितनी बार गए, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा, सबसे जो पहली लहर थी। 22 मार्च को मुझे फोन आया कि मेरे क्षेत्र में खाने की समस्या है। मुझे थोड़ा सा बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक दिन में खाने की समस्या हो गई। तो मैं उस पर्टिकुलर ओल्ड फरीदाबाद में, जबकि लॉकडाउन लग चुका था, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां गया और उनके बीच में सूखा राशन पहले दिन बंटवाया। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि सूखा राशन से व्यवस्था हम नहीं संभाल पाएंगे, तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर हमने राशन को खाना बनाने की व्यवस्था मेरे सेक्टर 11 कार्यालय से स्टार्ट की और एक टीम बनाई। हमारे 8 वार्डों में 8 टीमें गठित की और वो लोग जो कार्यकर्ता मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सेक्टर 11 कार्यालय से आकर अपने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से खाना लेके जाते थे। एक दिन में 3,000 लोगों के लिए। तो हमने शुरू की थी 1,500 लोगों से
और वो लास्ट तक 3,000 लोगों तक पहुंच गया। खाना बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के द्वारा बंटवाया। ये सत्य है, सबको पता है, पूरे क्षेत्र को। लोगों को लगातार 2 महीने तक, अब 24 या 25 मार्च, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 25 मार्च या 26 मार्च से वो खाना शुरू हुआ था। लगातार 2 महीने जब तक लॉकडाउन खुला तब तक हमने वो खाना बंटवाया, पर उस समय कोई स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं आई थी। लोगों के पलायन की बात थी। जो लोग बाहर जा रहे थे दिल्ली छोड़ के, जो फरीदाबाद से गुजरते थे, उनको बीच बीच में रोककर उनको खाने की व्यवस्था थी। उनको जो भी और उनको जरूरत की चीजें थी, छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध कराया। तो जहां तक हमारी कोशिश थी कि लोग अपना स्थान ना छोड़ें, उसके बाद सेकंड और थर्ड वेव में सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए, इंडस्ट्रीज को ओपन किया और उनके रोजगार पे कोई संकट नहीं आया। इस बार आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पूरे दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश दिया है, इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया। उसकी वजह से हमारे पलायन की स्थिति नहीं बनी और जो मजदूर साथी हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको कोई भी समस्या इस बार नहीं आई है। और ना ही इस महामारी का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा दिखते हैं। और सेकंड जो दूसरी लहर आई थी वो वाकई में बहुत भयानक थी। हॉस्पिटल्स में बहुत दिक्कत थी। सुबह से सिर्फ यही उम्मीद होती थी कि आज कितने लोगों को एडमिशन दिला पाए। हमारे फरीदाबाद के सभी हॉस्पिटल्स में नंबर से हम फोन करते थे और कोशिश करते थे कि सभी को हम एडमिशन दिला पाए सरकारी हॉस्पिटल्स के बाद में। पर जरूरत ज्यादा थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, बीमार लोग बहुत ज्यादा थे, हॉस्पिटल्स में बेड बहुत कम थे, तब भी हमने भरसक किया। और जो भी आइसोलेशन सेंटर बनाकर अलग से सेक्टर 14 में 40 बेड का एक अरेंजमेंट किया था। हमारे गंगा शंकर जी मिश्र हैं, उनके साथ मिलकर अपने कुछ समाज सेवी संगठनों के द्वारा वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की। उस समय में दो दिक्कतें, हमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आती थी कि लोग चाहते थे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी उनको घर पे मिले। बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग थे जिनको ऑक्सीजन लेने की बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने स्वयंसेवी जितने भी हमारे संगठन थे उन सबके साथ मिलकर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सिलेंडरों की व्यवस्था की और घर घर हमने सिलेंडर पहुंचाए। जहां तक क्षेत्र में जाने की बात है, तीनों लहर के बीच में मैं हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूं। कल ही आपने, सबसे पहले मैं आपके इसी खबर फास्ट न्यूज चैनल में फोटो अपना देख रहा था, वो कल का फोटो है। क्योंकि पिछले 3 महीनों से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं बन पाई थी और उनको कोरोना की वजह से उनका जो डॉक्टर्स, हमारे BK बादशाह खान के और डॉक्टर्स उनको वेरीफाई करते हैं उनकी पेंशन के फॉर्म को, वो नहीं हो पाया था। तो मैंने उनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने सेक्टर कार्यालय में कैंप लगवाया और 400 से ज्यादा बुजुर्गों का, जो सुबह से शाम तक चला, कोविड के नियमों का पालन करते हुए 406 लोगों को हमने उनका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आज वेरीफाई कराया है। और आगे निश्चित ही उन सबको 10-10 या 15-15 की टोली में बुलाकर उनके उस मेडिकल के फॉर्म को हम इनकी जो सोशल वेलफेयर की साइट है उस पर अपलोड करेंगे और जनता के बीच में रहकर जो जरूरत लोग हैं उनको सुविधाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। जी ठीक है। आपने कहा कि आप जनता के बीच गए, उस दौरान आपने क्या कुछ कमियां देखी, उन कमियों की आपने समीक्षा की, और एक आपने बात कही कि लोगों का पलायन ना हो इसके लिए कोशिश की गई। तो क्या ये माना जाए कि वो कोशिश नाकाफी रही कि लोगों को पलायन फिर भी करना पड़ा? अगर सही कोशिश की जाती, पर्याप्त मात्रा में लोगों को चीजें मिल पाती, तो शायद भारी संख्या में पलायन नहीं होता। वहां पर नाकामी रही? ऐसा नाकामी की कोई बात नहीं है। ये पहली बार बीमारी देश में आई थी। इस बीमारी के बारे में इसकी कितनी बड़ी दिक्कत होगी इसको किसी को पता नहीं था। मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत क्विक डिसीजन लेते हुए, जब हमारे पास कोई मास्क की व्यवस्था नहीं थी, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, किस इलाज का पता नहीं था, उन्होंने क्विक डिसीजन लेते हुए पूरे देश में 21 तारीख को ही वो लॉकडाउन किया। उस लॉकडाउन की वजह से पहली वेव में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो हम लॉकडाउन आदरणीय मोदी जी नहीं करते। के लिए लिया, आपने अपने हलके के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाए इस दौरान? देखिए, हमारे हलके में हम लोगों को जो व्यवस्था थी, पहली वेव में लोगों के खाने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार खत्म हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी। इसकी हमने व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था की और जिनको हम जरूरतमंदों को रेड क्रॉस के द्वारा और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कैश का या दवाइयों का जो जरूरत थी वो उनको घरों पे मुहैया कराई।
दूसरी जो लहर जो सबसे व्यापक दृष्टि से आई थी नरेंद्र हमारी, गुप्ता जी, कोई आंकड़ा आपके पास है कि इतने लोगों को इतनी सुविधा दी गई? मेरे पास, मैंने आपको अभी पहले बताया था, 3000 लोगों को एवरेज, हम 2000 लोगों तक 2 महीने 60 दिन तक लगातार हमने भोजन वितरित किया। सूखा राशन बांटा 10,000 लोगों को, 10,000 पैकेट बनाकर हमने विभिन्न क्षेत्रों में सूखा राशन बांटा। और डेली मैंने अपने पर्सनल, अपने एफर्ट से, अपने कार्यालय से, सेक्टर 11 से भोजन मुहैया कराया। और जो हमारे स्वयंसेवी संस्था थी, जो मैंने बताया, सिंह सभा गुरुद्वारा सेक्टर 15, उनके द्वारा लगातार 15,000 से जो पैकेट शुरू किए थे, अंत में 30,000 पैकेट तक डेली लगातार जब तक जरूरत थी विभिन्न क्षेत्रों में उनको हमने खाने की व्यवस्था की। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और मेरा तो पर्सनल फर्ज था, मैंने अपने कार्यालय से जो भी जिसकी जरूरत होती थी, सूखे राशन की जहाँ जरूरत थी सूखा राशन पहुंचाता था, जहाँ भोजन की जरूरत होती थी वहाँ भोजन पहुंचाता था। जिन लोगों को और किसी मेडिकल की सुविधा की जरूरत होती थी, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर वो सुविधा नहीं थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप करा के उनको स्वास्थ्य लाभ कराया। बिल्कुल, यहाँ पर रोकना चाहूंगी नरेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि हमारे साथ इस खास पेशकश में, हमारे इस खास कार्यक्रम में पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत भी जुड़ गए हैं। नैनपाल रावत जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बड़ी देरी से जुड़े सर, काफी समय से आपका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पृथला के विधानसभा को अगर हम देखें तो यहाँ पर आरोप आप पर लगे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो है उनके क्षेत्र के विधायक हैं उनके बीच पहुंचे नहीं, नदारद रहे इस दौरान। ये आरोप लगाए हैं, ना ही कहीं सामने कोई ऐसी बात आई है। आपको बात क्लियर आ रही है? जी बोलिए। ऐसे आरोप किसने लगाए हैं मैं नहीं जानता। आपके हल्के की जनता ये कह रही है कि हमने जिन्हें चुना उन्होंने संकट काल में हमें नहीं देखा। कौन सी जनता है, जरा कोई बताओगे? एक आध मुझे सर, फोनो प्रोग्राम है, अभी हम लोगों ने नंबर भी फ्लैश कर रखे हैं और जल्द ही यहाँ पर आपके हल्के की जनता से जो है वो हम संपर्क आपका करवाएंगे, क्योंकि हमने फोन लाइन खोली हुई है और मौका हम दे रहे हैं जनता को कि वो अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर रख सकते हैं और अपने विधायक से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे आप पर लगे आरोप? जी, सवाल करवाइए पहले सीधा सीधा जी मेरा, कि कौन सा ऐसा सज्जन है जो ये कह दे कि मैं क्षेत्र में नहीं रहा। ठीक है सर, आप मुझे आंकड़े के आधार पर ही ठीक है सर, आप आंकड़े के आधार पर ही मुझे बताइए कि आपने क्या कुछ कदम उठाए उस दौरान लोगों की मदद के लिए, और साथ ही साथ जो चुनौतियां आ रही थी उनको किस तरीके से देखते हुए लोगों की मदद आपने की। कितनी बार आप खुद जनता के बीच पहुंचे? मैडम, हम पूरी तरह पूरे कोरोना काल में के बीच रहे। इवन हमने अपने खुद के माध्यम से और अन्य भी जो सहयोगी संस्थाएं थी, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी हमें सूखा राशन, उसके पैकेट हमें दिए। हमने अपनी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, जिन लोगों के राशन कार्ड तक नहीं थे, जिन लोगों के पास जो डिपो का कोटा है, जो क्योंकि मेरा टोटल रूरल एरिया है, जहाँ जो डिपो का राशन जहाँ नहीं जा पाता, वहां भी हमने उन लोगों को जो बगैर किसी आधार कार्ड के या अपने जो ये राशन कार्ड होता है, उनको भी हमने सारी सुविधा मुहैया कराई। पूरे कोरोना काल में पता नहीं हजारों की तादाद में सिलेंडर, हर किसी को हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराना। हमारे पास तो कोरोना काल में कोई और काम ही नहीं रह जाता, केवल मेडिसिन मंगवाना, सिलेंडर दिलवाना, बेड दिलवाना, और सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और कितने ऐसे आज भी जो पेशेंट उस समय रहे थे, जो आज ठीक है, जिनकी ऑक्सीजन का लेवल 40% तक रह गया था। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा अपने सिविल हॉस्पिटल्स का और कोरोना वॉलंटियर का, पुलिसकर्मियों का, नर्सेज का, कि इतना उन्होंने जज्बा दिखाया कोरोना काल में लोगों को सुविधा मुहैया कराने का। और हमने जितने लोगों को, मतलब जो एवरेज है, वो सिविल हॉस्पिटल में जिनको एडमिट कराया, उनकी जानें ज्यादा बची। वो लोग जीवन में जो ना अपनी जिंदगी को बचा पाए, और आज भी वो जो ना हमारे साथ में सर्वाइव कर रहे हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि डेली, क्योंकि लाइन में लगते सिलेंडर मिलते थे, ये हट जा भाई,
लाइन में लग के सिलेंडर मिलते थे। हमने पुलिस के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, जो जो सरकार ने वो जिन जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रखी थी, उन सबके साथ खड़ा होकर के सिलेंडर मुहैया कराए हैं। हर चीज हमने जो ना क्षेत्र के लोगों के लिए की है। तो मैं नहीं समझता कि मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति, कोई सज्जन कोई इस तरह की बात कहे और एक एक दो दो महीने जो लोग एडमिट रहे। इवन मैं बताऊं, आप फरीदाबाद की बात छोड़िए, आज भी सिरसा और हिसार में मेरे यहाँ के सिलेंडर हैं, वो वापस नहीं आए खाली होके। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर और जो रेमडेसिविर, जो दवाई नहीं मिलती थी, मैं कहता हूं कि किसी भी हाल में कैसे भी करके, चाहे वो हमें ज्यादा पैसे में मिली हो ऐसे वक्त में, क्योंकि जाने ज्यादा कीमती थी, बाहर लोग एडमिट कराए, उनके लिए रेमडेसिविर का, अन्य दवाइयों का हमने जो है इंतजाम भी उस समय कराया। ठीक है, आपने तमाम बातें गिनवा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप खुद कितनी बार गए जनता के बीच में, आप खुद कितनी बार पहुंचे। अगर पहली वेव की बात की जाए, दूसरी वेव की बात की जाए, तो कुल मिलाकर कितनी बार आप खुद जनता के बीच पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए कि क्या कुछ कमियां आ रही हैं? तो तब बताऊंगा कि पूरे समय मैं फरीदाबाद रह के, और ऐसा तो है नहीं कि सिलेंडर मुझे खुद दे के आना हो, पैकेट हमने खुद भिजवाए। मेरी टीम लगी हुई है, मेरी टीम बराबर साथ जाती थी, मेरी गाड़ियां जाती थी, और शायद हो सके तो उनके फोटो भी आपको मैं अभी मंगवा के अरेंज करके आपके यहाँ भिजवा दूं। सर, आप गए होंगे तो कुछ तो पता होगा कि हाँ मैं उस जगह गया था, वहाँ लोगों से मिला था, वहाँ मैंने उनसे बात की थी, वहाँ उनको ये दिक्कत आ रही थी। मैडम, मुझे ना आपकी बात ये इसलिए जस्टिफाई नहीं लग रही कि क्या केवल कोरोना पेशेंट को, जब कोई व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति साथ नहीं जा सकता, डेड बॉडी को जा नहीं सकता, तो मैं वहाँ के आज जाके मैं कोई डॉक्टर हूँ जो उसको इंजेक्शन दे दूँ या कोई और चीज दे दूँ? मैं कितनी कोरोना पॉजिटिवों के पास जाने की नहीं कह रही हूँ सर मैं, जो आम लोग थे जो उस वक्त संकट से जूझ रहे थे। मेरी बात सुनिए, आप कितनी जगह गए, आपने क्या क्या किया? सर, सवाल पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपकी जवाबदेही बनती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल पूछना मेरा काम है सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ सर यहाँ पर। आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी, मुझे आ रही है, बोलिए। घर घर जाके क्या माने मोदी जी इंजेक्शन देते? घर घर जाके मनोहर जी देते? सर, लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा तो जान सकते हैं, लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द तो बांट सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि कोई एक दिन की बात थोड़ा, आए दिन क्षेत्र में गाँव में बताता रहा हूँ आपको, आए दिन हर गाँव गया हूँ, गाँव में जो बैरिकेडिंग की गई है, बाहर से रास्ता रोके गए हैं, हर गाँव गया हूँ। इवन अगर कोविड में खरीदी हुई है तो मंडियों के दौरे, लोगों के जाना, डेली का मिलन जो है, पैकेट पहुंचाना, राशन पहुंचाना, जो हमारे गोडाउन बने हुए थे आपके, जो जहां ऑक्सीजन रखी हुई थी, वहां जाके विजिट करना, वहां क्या प्रक्रिया है, कैसे चलानी है। तो आप कहाँ गए, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है, नैनपाल नैनपाल जी यहाँ पर एक हमारे साथ, बिल्कुल नैनपाल रावत जी यहाँ पर एक सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं अरावली से, विनोद जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, किस विधायक से सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम, कौन से विधायक जी लाइन पे? नैनपाल रावत जी भी हैं पृथला से, और फरीदाबाद ओल्ड से नरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी नमस्कार। रावत जी नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब। रावत जी बड़े सम्मानीय और हमारे छत्तीसगढ़ के नेता बड़े चहेते रहे हैं, लेकिन मैं किसी से पर्सनल सवाल न पूछ के पूछना चाहूंगा। रावत जी, हमारे पृथला हल्के में कितने विकास कार्य कोरोना समय में हुए, कितने कोरोना संबंधित कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं, कितने कार्य कोरोना संबंधित एड आपने मदद की पब्लिक की? मैंने एड का अगर मैं बताऊं कि तो मैंने पर्सनल अपनी पॉकेट से शायद 35,000 कुछ पैकेट मैंने क्षेत्र के लोगों को दिए। 35,000 का आंकड़ा मेरे पास होगा पैकेट का, जिसमें से 500 पैकेट मुझे एक कंपनी है विक्टोरा कंपनी, उन्होंने 500 पैकेट मेरे यहाँ भिजवाए। ये 500 पैकेट उन्होंने भिजवाए। 35,000 के आसपास के पैकेट मैंने क्षेत्र के लोगों में जहाँ राशन नहीं पहुंच रहा था, इवन जो मजदूर बाहर के थे, और उसका मैं आपको बताऊं कि उसकी बिलिंग भी जहां से हुई है वो भी फैक्ट्री आपकी IMT में है। बाबू जी, मैं तो आपसे 2 ही क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप बिल्कुल चंडीगढ़ रहे, कहाँ रहे, किस कारण से, मैं उसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पिछले हल्का जो आसपास के सबसे बड़ी जनता, सबसे बड़ा विकास का हब होना चाहिए, वहाँ कोरोना समय में कोई आर्थिक मदद, कोई सरकारी मदद, कोई इतनी आपकी तरफ से नहीं हो पाई। जो कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए थे,
किसी अस्पताल को सिलेंडर मुहैया कराने से, ऑक्सीजन का इंतजाम करना था हॉस्पिटल में, या किसी के लिए एम्बुलेंस की सुविधा करनी थी, आप भी कोई वीडियो कहीं कोई पिक्चर आपकी भागीदारी है ही नहीं। विनोद जी, के माध्यम से आपके मानवता हॉस्पिटल में जो आपके भाई का है, जब गिरिराज जटौला वाले की तबीयत खराब हो रही थी तो एक सिंगल सिलेंडर मेरे यहाँ रखा था मेरी मैडम के लिए, एक सिंगल सिलेंडर, जबकि मेरी मैडम को कोरोना था और बुरा हाल था उसका, 20 दिन से कोरोना पॉजिटिव थी। वो सिलेंडर भी मैंने आपके वहाँ पहुँचाने का काम किया मानवता हॉस्पिटल में। आप जरा अपना पता कीजिए, वहाँ गिरिराज जटौला वाला जो सरपंच है वो भी मौजूदा, उसको जरा पता करके पूछिए। सर 104 सरपंच है, उन पंचायतों के सब प्रतिनिधियों से पता कीजिए कितने गाँव में आपकी वीडियो। नैनपाल जी, अब यहाँ पर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप उस वक्त फरीदाबाद में थे ही नहीं जिस वक्त कोरोना का पीक था और लोग परेशान हो रहे थे। मैडम जी, पहली बात तो मैं टोटल टाइम पहले कोरोना काल में पूरा टाइम फरीदाबाद में था। जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोई आदमी कहाँ जा सकता है, और जिसने मुझे ना देखा तो ये उसकी बदकिस्मती हो सकती है, क्योंकि मैं पूरा टाइम यहाँ पे, लोग उस समय भी मेरे से मिलने आते थे, मेरे से मदद लेने आते थे, और पूरे समय में यहाँ क्षेत्र में रहा हूँ पूरे टाइम। विनोद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सर, जिस तरीके से खुद भी विनोद जी जो जुड़े हुए थे वो ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए, और जो मदद लोगों को पहुँचनी चाहिए थी उस दौरान वो नहीं पहुँचाई गई। बात है, बात कोरोना काल की चल रही है, बात मेरे भाई विकास की करते हैं। अरे 1.5 साल में जान बचाने के लिए तो लाले पड़ रहे थे, आज विकास कार्य शुरू हुए हैं। इनको आज मेरे कल भी 86 लाख की सड़कों के उद्घाटन किए हैं, वो बननी शुरू हो गई हैं। 2 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में, वो 2 सड़कें मेरी बननी शुरू हो गई हैं, जिनकी कॉस्ट 26 करोड़ 27 करोड़ रुपए है। सर ये तो केंद्र सरकार की योजना है। जी, केंद्र सरकार की योजना है, इसमें आपका क्या योगदान? मैडम नहीं, ये सड़कें हमसे हर बार 2-3 सड़कें, आपको जानकारी शायद नहीं है, PMGSY की सड़कें हर विधानसभा को 2-2, 3-3 मिलती हैं। वो हमारी रिकमेंडेशन पे आती है, विधायक की रिकमेंडेशन पे आती है, और रिकमेंड करके हमने दिया तब वो आई है। अभी आप पता नहीं, आपको ज्यादा मेरे हिसाब से जानकारी जुटा पाए। सर, केंद्र सरकार की योजनाओं को आप अपना बना रहे हैं, ऊपर से हम पर सवाल आप उठा रहे हैं। यहाँ आप खुद तो अपने सवालों के जवाब को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितने बार जनता के बीच पहुंचे हैं, आपने कितनी उनकी मदद की है। रिकमेंडेशन होती है मैडम सीमार, रिकमेंडेशन होती है कि हर विधानसभा में 2 सड़कें, 3 सड़कें, 4 सड़कें जो कोई ले सकता है, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमारी स्टेट गवर्नमेंट से पास होकर जाती हैं, तो हम डिमांड करते हैं तब वो सड़कें मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम 2 बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ठीक है। अब जब ठीक है, आपने ये कहा कि कोरोना काल में विकास कार्य बंद थे, ठीक है, ये हम सब इस चीज को जानते हैं, लेकिन अब जब कोरोना उसके बाद खत्म हुआ तो उसके बाद कितनी गति आप दे पाए विकास कार्यों को? आप मुझे ये बता पाएंगे क्या कोरोना काल खत्म हो चुका है? ये तो 3rd वेव अब शुरू हुई है, 2nd वेव खत्म होने के बाद भी तो दोबारा से जनजीवन मिले हैं हमें। क्या जो पिछली वेव आई थी और इस वेव में कितने महीने का टाइम मिला है? सर आप नहीं जानते इस चीज को, आप नहीं जानते इस चीज को। आप ऐसे करिए, आप यहाँ बैठ के एंकरिंग कर लीजिए, आप यहाँ बैठ के एंकरिंग कर लीजिए। अगर आपको इतना ही ज्यादा सवाल पूछने का शौक चढ़ रहा है तो आप यहाँ आके एंकरिंग कर लीजिए। सर मेरा सर आप मेरा काम, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं और मेरे से सवाल जवाब आप कर रहे हैं। मैडम जी, मैं एंकरिंग भी आपसे अच्छी कर लूंगा वहाँ बैठ के। नहीं कर पाएंगे, आप जवाब तो दे नहीं पा रहे। जनता के नुमाइंदे हैं आप, जनता ने आपको चुना, और अब जनता जब सवाल पूछ रही है तो आप जवाब नहीं, जनता के बीच पहुँचते नहीं है, चंडीगढ़ बैठे रहते हैं, पंचकुला बैठे रहते हैं। मैडम जी, इस बात को मैं देखूंगा कि मैं जनता में कितना जा रहा हूँ। आपको विधानसभा लड़नी है, आप आगे लड़ लेना, लेकिन मैं अगर आपकी जगह एंकरिंग करूंगा तो वो कम से कम एंकरिंग करूंगा। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, सुनिए, एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। किशन चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नैनपाल, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नैनपाल जी से थोड़ा पूछना था। हम्बली वो सुन नहीं पाएंगे, वो आप ही से सवाल पूछने लग जाएंगे। ठीक है, पूछिए। चाह रहा था मैं, वैसे टेकचंद जी के जमाने में भी हुआ था, बोल रहे थे कि सैंक्शन हो गई है एक नारावली से
गढ़खेड़े को दशकों हाँ पुराना जी। रास्ता है और उस हाँ पे जी। अब पैदल भी नहीं जा सकते, गाड़ी तो जाने का मतलब ही नहीं होता। कौन सी सड़क इसके जी? बारे में कुछ है क्या? कौन सी सड़क जी? नरहावली से गढ़खेड़े को है। नैनपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी वो सड़क अभी शुरू कराई है, 35 लाख रुपए की लागत से वो सड़क बन रही है। उसमें पहले क्या हुआ था कि हमारे फॉरेस्ट वालों ने उसके साथ साथ उसकी बरम होती है, बरम के साथ पेड़ लगा दिए थे। उन पेड़ों को रुकवाया गया, पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया और वो सड़क अब हम 35 लाख रुपए की लागत से बन रही है। ये पुरानी समस्या थी, लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, तो वो सड़कें अब हम बना रहे हैं जी। कब कब शुरू हो जाएगी जनाब? ऐसा शुरू करा दी थी बीच में, और ठेकेदार भी आपके दयालपुर का ही था मान, और लेकिन वो उसमें कोई पीछे दिक्कत आई थी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से। उस समस्या को खत्म करके उस सड़क को जल्दी बना के पूरा किया जाएगा जी। बहुत बहुत मेहरबानी नैनपाल जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। शुक्रिया कृष्ण Thank जी you. हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जी आपका मैं रुक करना चाहूंगी। जी, जिस तरीके जी बिल्कुल जिस तरीके से मैडम जी, मैं जा सकता हूँ जी? मैडम जी, नहीं। नमस्कार, मुझे नमस्कार। छुट्टी मिल सकती है? सर रुकिए, अभी बहुत समय नहीं हुआ है। और नरेंद्र गुप्ता मैं जी छुट्टी नहीं देता मैडम। मैडम आप मेरे से लड़ोगे, अच्छा नहीं लगता मैडम। नहीं, मैं यहाँ छुट्टी लड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ, ये आप गलत कह रहे हैं सर। मैं यहाँ नैनपाल जी बैठे लड़ने रहे के लिए आप। नहीं बैठी हूँ, आपसे मैं आराम से पूछ रही हूँ कि आप जनता के, आप तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ लड़ने के लिए खुद आए हुए हैं, ठीक से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सीधे सीधे सवाल पूछिए, सबका जवाब मिलेगा। सीधे ही तो सवाल पूछे, मैंने कौन सा घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछे सर? अब आपको ऐसा लग रहा आप है कि कह रहे मैं हैं कुछ नहीं आप कर कह रहे हैं सकती हूँ। एंकरिंग कर लो, ये चीज कर लो। अरे भाई, मैं एंकर का काम थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो आप ही जनता की कहते सेवा सर, कर रहा हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं, जो काम मेरा है वो आप कर रहे हैं, तो फिर आप ही यहाँ के एंकरिंग कर लीजिए, तो मैं और क्या बोलूंगी? चलो आप मैडम, बताइए। प्लीज। वो कर लेता हूँ प्लीज। मैं। आप नैनपाल जी, सुनिए आप। चिंता ना करो आप। ठीक है, नरेंद्र गुप्ता जी कुछ कहना चाहते, रुकिए नैनपाल जी। नरेंद्र गुप्ता मैं जी यही बोलिए। कह रहा हूँ, नैनपाल जी चुप रह के सुन ले मैडम को। हम कोशिश करेंगे मैडम की जो भी कार्य है उनको संतुष्टि पूर्ण जवाब दें, और जो हमने किया है कोरोना काल में और आगे भी जो कर रहे हैं डेवलपमेंट के काम बखूबी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैडम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जनता की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि जनता को वाकई में इस महामारी की वजह से जो डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी से होने चाहिए थे उसमें स्पीड नहीं दे पाए थे, पर इस बार हमने इस कोरोना काल में सारे डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए हैं। मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ बरसात बहुत ज्यादा, पूरे हरियाणा में ज्यादा बरसात हुई, इस बार बहुत ज्यादा हुई थी। जी सेक्टर 11-12 की रोड जिसकी वजह से पूरे जिला फरीदाबाद के लोग आते हैं, टूटी हुई थी, उसको बनाना शुरू कर दिया है। 12 करोड़ की लागत से बन रही है। 4 लेन सड़क है। सेक्टर 15 है, 16 की रोड है, उसको बना रहे हैं। और बहुत से डेवलपमेंट के काम है जिनके रोजाना इस कोरोना काल में भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ठीक है। उन कामों को करा रहे हैं। ठीक है नैनपाल जी, क्योंकि जब चुनाव होंगे फिर जनता के बीच पहुंचेंगे। अभी तो मैं पूछ रही हूँ, बाद में जनता सवाल पूछेगी तब उनसे भी क्या हाथ जोड़ के कहेंगे क्या मुझे जाने की इजाजत देंगे आप? उस वक्त तो उनके जवाबों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि मेरे सवालों से आप जरूर भाग सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों से आप नहीं भाग पाएंगे। जब चुनाव आएंगे तो जनता अपने आप इस चीज का हिसाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ई संचार में फरीदाबाद से ये 2 विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कोरोना काल में तमाम चुनौतियों का इन्होंने सामना किया और अपने हल्के की जनता के लिए इन्होंने क्या कुछ कार्य किए। उस संकट काल में उन्होंने अपनी जनता का कितना दुख बांटा, ये उन्होंने यहाँ पर साझा किया। तो फिलहाल मेरे साथ इस ई संचार के खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।